नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट महारथी। यहाँ 89 स्वदेश में मैं हूँ अजय शर्मा और मेरे साथ आज के गेस्ट हैं राजेश कोठारी, जो कि अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के फाउंडर सीईओ भी हैं और चैनल के पुराने कंट्रीब्यूटर और मित्र हैं। राजेश, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका शो पे। राजेश, अच्छा है कि ऐसे समय में बात हो रही है। एक रेगुलर मार्केट नहीं है। मार्केट 4-5 दिन से काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है और एक सेंस बाजार के माइंड में ये हो रहा है कि साहब, जो सॉलिड कंटिन्यूटी थी बीजेपी की, एनडीए की, जिससे बाजार को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि रिफॉर्म वर्क हुआ, उस कंटिन्यूटी पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, एक संदेह आ रहा है और इसलिए बाजार थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि मैं और बातें करूं, पहले इस मैटर को हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरीके। देखिए, रेंज ऑफ आउटकम्स क्या क्या है। मोदी जी तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली 400 पार बोलते आए हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि टर्नआउट थोड़ा लो हो रहा है। तो एक हो गया 400 के करीब पॉसिबिलिटी और आउटकम। 350 के आसपास एलडीए एनडीए अगर आती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है असाइन करेंगे और उसका आउटकम, या 300 के नीचे टैली चली गई तो उस पर कितना प्रोबेबिलिटी आप असाइन करेंगे और आउटकम। तो आप जरा ये बात मैं पहले ही कैविएट कर दूं कि हम लॉन्ग टर्म पे ही बात कर रहे हैं, बट क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बड़ा इशू है तो इस पर आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अजय जी, हम लास्ट टाइम हमने एक्चुअली इलेक्शन आउटकम रिलेटेड मार्केट की जो अनसर्टेनिटी होती है उस पे एक बहुत बड़ा हमारा जो मंथली ट्रिपल इनसाइट्स है, तो वी हैव एक्चुअली लेड आउट दैट व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग लास्ट 22 इयर्स इन इंडियाज इलेक्शन हिस्ट्री। चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, एक्चुअली क्या हुआ। क्योंकि लास्ट 20 साल में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, रिजल्ट इन लाइन विद एस्टिमेट आए। कभी-कभी मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कुछ रिवर्स नतीजे आए। तो हमने बहुत सारे सिनेरियोस देख चुके हैं लास्ट 20 साल में। लेकिन ये सबका कंक्लूजन एक ही है कि प्लीज डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट कि कौन आएगा और कितने पे आएगा। ट्राई टू प्रेडिक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्राई टू प्रेडिक्ट कि रिफॉर्म्स इज a irreversible process, and even this time there is a no doubt that India is at a very strong wicket. Yes, volatility रहेगी, uncertainty रहेगी, लेकिन ये जो probability वाला का जो काम है, हम वो probability के चक्कर में फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जो हमारे इन्वेस्टर्स का हार्ड एंड मनी का जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हमें, जैसे आपने कहा, लॉन्ग टर्म देखना है, शॉर्ट टर्म भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या अगले 6 महीने में, irrespective of whichever government comes into power, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या नेक्स्ट 6 महीने में, 12 महीने में अपना जीडीपी ग्रोथ 6.5% के ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ये सवाल का जवाब हमें देना है। अगर 6.5% के ऊपर रहेगा तो कोई इंपैक्ट नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। क्योंकि एवरी गवर्नमेंट इन इंडिया नोस, क्या बात कुछ भी करो लेकिन फाइनली तो ग्रोथ डिलीवर करना है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी, हर गवर्नमेंट यही चाहती है। हर गवर्नमेंट विकास का मुद्दा पे लड़ रही है, वो एक अच्छी बात है। तो बियॉन्ड a point, I would not like to focus too much on election. I think please tell all viewers also कि, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, असंभव है। और हमने लास्ट टाइम भी बहुत बार देखा है कि बहुत सारे एग्जिट पोल सर्वेज ये सब काफी रॉन्ग जाते हैं। So I don't think there is any merit to waste any bandwidth to predict what will be the outcome. फेयर पॉइंट है। तो आप क्या ये कहेंगे कि आप क्या कॉन्फिडेंट हैं कि जो इस समय इंडियन इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है वो बहुत हेल्दी है, जो कि हम रीडिंग्स में देख रहे हैं, कुछ जीडीपी रीडिंग्स में, और वो जल्दबाजी में रिवर्स नहीं होने वाली है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए रादर देन इलेक्शन। कोई भी गवर्नमेंट किसी शेप की बने, आफ्टर ऑल ग्रोथ उनको लानी पड़ेगी। 100% बिना ग्रोथ तो कोई भी गवर्नमेंट टिक नहीं सकती है। हमने बहुत ही मुश्किल समय देखा है 1998 और 2000 के बीच में, जब ये सरकार कोएलिशन गवर्नमेंट चलाती थी। वो टाइम पे भी हमारा जीडीपी ग्रोथ तो अच्छा ही रहा था। वो टाइम पे मार्केट ने भी अच्छा ही रिटर्न दिया था। और अगर आप 2000 2009 देखो, 2014 देखो, 2019 देखो, 2002 देखो, अलग-अलग सरकारें अलग-अलग चाहे यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, यूपीए पार्ट 1, एनडीए पार्ट 1, पार्ट 2, कोएलिशन गवर्नमेंट उसके पहले थी। लेकिन अगर आप देखोगे 12 महीने पोस्ट इलेक्शन आउटकम, अगर अर्निंग्स ग्रोथ है, अगर जीडीपी है, तो मार्केट को कोई रोक नहीं सकता है। और ये मार्केट इज इन ए स्ट्रक्चरल बुल मार्केट।
I don't have any doubt about it. Notwithstanding the short-term corrections, notwithstanding the volatility, लेकिन otherwise we are in a structurally bull market for next 5 to 10 years. राइट। राजेश, ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई। अब हम बात करते हैं अर्निंग्स की। अभी तक जो अर्निंग्स क्वालिटी आई है, अर्निंग्स ग्रोथ आई है, मैं लास्ट 4 क्वार्टर की बात करता हूँ, व्यू ये आ रहा था कि साहब मार्जिन एक्सपेंशन और प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छी हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन ने कमोडिटी की कमर तोड़ दी है, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ सब कंपनीज में बराबर नहीं है। बहुत ब्रॉड बेस अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है, और यहाँ से तो इनफैक्ट ये बात आ रही है कि रेवेन्यू ग्रोथ शायद सेलेक्ट एरियाज में ही आएगी। आपने जिस हिसाब से नज़र से आपने देखा अभी तक की अर्निंग्स क्वालिटी, उस पर क्या व्यू है? और ये जो मैटर है टॉप लाइन ग्रोथ का जो थोड़ा सा इशू है, इस पर क्या कहते हैं आप? See, basically क्या होता है ना अजय कि समटाइम्स टॉप लाइन ग्रोथ इज वेरी हाई और मार्जिन्स नीचे होते हैं, क्योंकि टॉप लाइन के अंदर इन्फ्लेशन भी कवर्ड होता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत हाई मिलता है, लेकिन फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा नीचे रहता है। तो फोकस ईबिटा ग्रोथ पे करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ पे करते हैं। ये फोर्थ ईयर है अजय जहां पे हमारा निफ्टी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 16, 17, 18% के ऊपर है। ये फोर्थ ईयर है। ऐसा पहली बार हुआ है 2002 से 2006 की जो पीरियड था, जो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, जहां पे सेंसेक्स ने 5 टाइम्स इन 5 इयर्स रिटर्न्स दिया था, 5 गुना हुआ था 5 साल में। 4 लगातार साल अर्निंग्स ग्रोथ दिया था 22% का निफ्टी ने। तो ये मिनी ट्रेलर अभी हो रहा है जो हम देख रहे हैं। 2021 में निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ 18% के ऊपर रहा, 2022 में रहा, 2023 में रहा, और ये 2024 में भी, FY24 में भी 16-17% का अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। एज यू राइटली सेड कि फ्रॉम नाउ ऑन अभी क्या रहेगा, तो 12-13% अर्निंग्स ग्रोथ हमें लग रहा है कि ये सस्टेन होएगा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा बेस होने के बावजूद कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ इज मेंटेनिंग द डबल डिजिट ग्रोथ। इन्फ्लेशन की इंपैक्ट जो हमने ईबिटा मार्जिन्स में बहुत सारा इंप्रूवमेंट देख लिया है, खास करके मार्च 2024 का साल में कंपेयर टू मार्च 23, वो आगे जाके इतना बड़ा बेनिफिट नहीं आएगा, क्योंकि लो रॉ मटेरियल का कॉस्ट का बेनिफिट वी हैव ऑलरेडी टेकन इन FY24। So from here on, revenue growth, the top line growth and EBITDA growth both will be in the similar lines. You will not see significant difference between revenue and the EBITDA growth. आपके जो 2 पोर्टफोलियो आप खुद चलाते हैं राजेश भाई, ये बताइए वहां पे अर्निंग्स क्वालिटी कैसी नजर आ रही है इस क्वार्टर, एक्चुअल रिपोर्टेड, अगर आप कुछ उस पर थोड़ा सा नजर डालें, और रिपोर्टिंग के बाद यहां से 12 मंथ फार आउट आपको कैसी विजिबिलिटी मिल रही है? Which sector, Ajay, you asked? I missed your आपके जो voice. 2 पोर्टफोलियोज आप चलाते हैं, एक में जी, लार्ज कैप जी, टिल्ट है और एक में थोड़ा yeah. मिड कैप टिल्ट है। Correct, correct. So our multi-cap portfolio, which is called AAA India Opportunity, PMS, as well as AAA India Equity Fund (AIF), that is probably roughly about 18 to 20% का इसमें earnings growth है, और FY25-26 में भी उससे ऊपर ही रहेगा। और हमारा जो mid and small cap product है, which is called AAA Budding Beast, वहाँ पे हमारा earnings growth बहुत ही strong है, 25% to 30% का compounded earnings growth हम देख रहे हैं। Or as you are aware कि we are very dynamic. Our entire investment style is cogility. Be quality conscious in what we buy and be agile enough to get out of it. तो बेचना भी इतना important है जितना stock selection का महत्व है। तो we keep changing the sectors, जहाँ पे growth है वो sectors हम लेते हैं, और जब भी लग रहा है कि growth pick out हो रहा है, near to plateauing हो रहा है, तभी हम वो sectors को underweight कर देते हैं या exit कर देते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि स्पेशलिटी केमिकल 4 साल हमारे पास बहुत बड़ा वेटेज था, लेकिन 1 साल पहले हमने स्पेशलिटी केमिकल को जीरो कर दिया, एंड वी मूव्ड फ्रॉम स्पेशलिटी केमिकल टू ऑटो एंसिलरीज, एंड नाउ ऑटो एंसिलरीज कंपनीज आर रिपोर्टिंग 20 to 30% kind of a earnings growth. Similarly, capital goods is one sector which we identified about 2.5, 3 years back, and that is our largest sector exposure in our portfolio. And capital goods sector is reporting very healthy growth, 15, 20, 25, 30, 35, 40% का अर्निंग्स ग्रोथ बहुत सारी कंपनीज डिलीवर कर रही है। तो वी ऑलवेज बेसिकली ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये सेक्टर का बिजनेस साइकिल कौन सा पॉइंट पे है, तो बाय एट अ टाइम ऑफ द बिजनेस साइकिल when we think that business is going to do well over next 18 to 24 months, and when the valuation catch up,
significantly. And when market extrapolates that number कि ये growth तो sustain ही होएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है because every sector, every company has a typical business cycle. At that time, we try to get out of it and keep identifying the other sector where we can again look for the growth. कुछ बातें करता हूँ मैं इससे। मैंने देखा कि आपके पास काफ़ी अच्छी टॉप क्वालिटी कंपनीज हैं कैपिटल गुड्स में, लेकिन आपके पास एक ऐसा नाम है लिस्टेड में, सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटी बड़ी कंपनी में उसमें आ रही है, मुरुगप्पा ग्रुप में। ये सेमीकंडक्टर एक बड़ी यूनिक चीज़ है, बहुत बात हुई है। कहाँ पे लगता है आपको इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी अर्निंग्स आने की? एक्चुअली आपको लगता है 2-3 साल में कुछ बड़ा हो सकता है सेमीकंडक्टर के स्पेस में? देखो अजय, ऐसा है कि बहुत सारे न्यू सेक्टर्स इंडिया में इमर्ज हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर उसी में से एक सेक्टर है। जैसे ईएमएस एक सेक्टर है, बैटरीज एक सेक्टर है, ईवी रिलेटेड बैटरीज की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा सेमीकंडक्टर एक सेक्टर है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और बहुत सारे नए ऑप्शन अल्टरनेटिव्स पे भी रिसर्च चालू है। सो व्हाट वी नीड टू लुक फॉरवर्ड इज द बाय द बिजनेसेस जहां पे वो जो मैनेजमेंट है वो भी ऐसा एक नया सेगमेंट जहां पे हाइपर ग्रोथ होने वाला है, उस पे फोकस करे। लेकिन वो फोकस करने के लिए उनकी जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, वो एग्जिस्टिंग जो कैश काउस है वो कंपनीज के पास, वो उससे फंडिंग हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का ग्रोथ तो आपको मिलता ही है, लेकिन साथ-साथ आपको नई टेक्नोलॉजी, न्यू सेगमेंट का भी आपको हाइपर ग्रोथ मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये ग्रोथ अनडाइल्यूटिव ग्रोथ होता है। देखो, ग्रोथ और डाइल्यूशन अगर दोनों हो जावे, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए कुछ बचता नहीं। तो हमें ये देखना है कि वो कंपनीज की कैश काउ इतनी स्ट्रांग हो कि वो बहुत बड़ा मनी रेजिंग करना ना पड़े, ताकि आपका जो नया ग्रोथ इंजन जो आप ले रहे हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो ईवी बैटरीज हो, चाहे वो ईएमएस स्पेस हो, तो वो इतना डाइल्यूशन ना कर देवे। तो semiconductor is a very big emerging sector. Growth opportunity is tremendous. I think there are 3-4 big industrialist groups. They are entering this space with a huge investments. And one of the company which we own in our AAA Budding Beast is also exploring into that area. And over a period of time, क्योंकि ये तो beginning है इंडिया का, सेमीकंडक्टर तो इंडिया का just beginning of the point है, over next 4-5 साल में this can contribute significantly to the growth for that company. राइट। मैं बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक वायर्स एंड केबल्स जो कि पावर ट्रांसमिशन का एक बड़ा हिस्सा है, उसमें बड़ी फैंसी हुई थी और उसके बाद वो साइडवेज चला गया। मैं कुछ नाम वहाँ देख रहा हूँ। और वैसे ही कंस्ट्रक्शन का एंसिलरी है, ऑयल एंड गैस का एंसिलरी है मेटल पाइप्स, क्योंकि ये मेजर मेन सेक्टर नहीं है, एंसिलरीज है, इस पर शायद कम बात होती है। बट आपके पास दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने, ये दोनों स्पेस के बारे में, ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट हो गया वायर एंड केबल जो आपने कहा, इसमें दो एप्लीकेशन होते हैं। एक इंडस्ट्री एप्लीकेशन होता है और दूसरा रेसिडेंशियल एप्लीकेशन होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ग्रोथ अभी तो सिर्फ बिगिनिंग हुआ है। अगर आप इंडिया का आईआईपी देखेंगे तो अभी तक हम 15-16% पे नहीं है, करेक्ट। कैपेक्स इज नाउ पिकिंग अप, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज नाउ रीचिंग हायर लेवल्स। जैसे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बढ़ेगा, तभी इंडस्ट्रियल वायर एंड केबल की डिमांड का एक्चुअल जो बड़ा ग्रोथ की जो उम्मीद है वो कन्वर्ट होएगा। सेकंड सेगमेंट है रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल का वायर एंड केबल का ग्रोथ तभी आता है जब रियल एस्टेट डिलीवरीज एक्चुअली चालू हो जाती है। सो जब लैंड लेता है रियल एस्टेट डेवलपर, तभी वायर एंड केबल का डिमांड नहीं आता है। बट एज ही स्टार्ट डूइंग कंस्ट्रक्शन एंड एज द कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज एंड 50, 60, 70, 80% तभी हो जाता है, दैट्स वेयर द वायर एंड केबल डिमांड स्टार्ट्स कमिंग इन। Last 3 years were exceptionally well for entire India real estate sector. तो हमें लग रहा है कि वो जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का जो डिमांड है, फ्रॉम दिस ईयर सेकंड हाफ यू विल सी सिग्निफिकेंट पिकअप in wire and cable into the residential side of the real estate. Combined both of this will lead to very strong growth for wire and cable industry for the Indian players. और पाइप्स में आपके पास कुछ नाम, पाइप मेटल पाइप के कंपनीज भी हैं, उनमें से कुछ को अभी ऑयल एंड गैस और हाइड्रोजन के मानक भी मिल गए। जी, पाइप इंडस्ट्री में अगेन बहुत सारी सेगमेंट्स होती है। सो वी आर बेसिकली बैटिंग ऑन ए कंपनी जहां पे वो सिर्फ एचसो एल्सो पाइप में नहीं है, लेकिन ईआरडब्ल्यू में भी एक्सपांशन कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील में भी एक्सपांशन कर रहे हैं,
और सऊदी में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी में ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड जो कैपेक्स है, वो कंटिन्यू है। नंबर ऑफ प्लेयर्स आर वेरी, वेरी लिमिटेड। बहुत ही 3, 4, 5 प्लेयर ही है, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल प्रोसेस लगती है, जो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। और ऑयल एंड गैस का जैसे-जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता है, ऐसा-ऐसा आपका मार्जिन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है कंपेयर्ड टू द वाटर बिजनेस। So here basically we are betting on businesses where we see significant growth for the pipe underlying demand, be it a oil and gas, be it a globally Saudi base, or be it a ERW, and of course the valuations are extremely reasonable. Yeah, these are basically is a basically turnaround sector from last 1.5 2 years, and I think that probably will continue for another 2 to 3 years, and then we will see how to take it further from that point. भाई आपके पास कुछ एनसीआर बेस्ड रियल एस्टेट नाम भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में हम साइकिल में भी इस समय कहाँ पे हैं? अर्ली स्टेज तो क्लियरली नहीं है, बट क्या हम मिडिल में हैं, क्या हम लेट स्टेज में हैं, या यूजुअली ये प्रोलॉन्ग्ड होते हैं? अब कैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं रियल एस्टेट में? Real estate sector is further divided in two parts: residential real estate and commercial real estate. Real estate is very, very location specific industry. So generally, as you rightly said, कि real estate का first 3 years तो अच्छा हो ही गया है, 2021 से ये चालू हुआ है। टिपिकली 8 साल की ये साइकिल होती है, उसमें से 22, 23, 24, 21, 22, 23, 3 साढ़े 3 साल निकल गए हैं। राइट नाउ वी आर एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइकिल। जब ये मिड पॉइंट ऑफ द साइकिल होता है ना, तो अभी वॉल्यूम्स मैटर्स मोर देन द प्रीमियमाइजेशन ऑफ द प्राइसिंग। मींस अभी प्राइस इंक्रीज इतना नहीं होएगा, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ विल कंटिन्यू। और सबसे बड़ी बात हमने ये ऑब्जर्व की है लास्ट 3-4 साल में, कि ऑल रियल एस्टेट डेवलपर्स दे बिकम वेरी वेरी डिसिप्लिन। उनकी बैलेंस शीट हैव बिकम वेरी हेल्दी, नंबर वन। नंबर टू, दे आर नॉट लॉन्चिंग एनी प्रोजेक्ट फॉर सेक ऑफ लॉन्चिंग, very important. Number three, they are not into aggressively into land buying. They are doing more of a joint development. तो वहां पे आपका बैलेंस शीट काफी डिसिप्लिन हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से सेक्टर की हेल्थ इज इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। और ये जो टॉप 4-5 प्लेयर्स जो है, हर एक पॉकेट में, हर इंडस्ट्री में, की हर एक लोकेशन पे, तो उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट गवर्नेंस very important, access to capital very important, particularly when you are on commercial side पे अगर आप real estate करते हो, तो access to capital is something very very critical. And last but not least, ability to do joint development, क्योंकि बहुत सारी लैंड अभी भी है जो लैंडलॉर्ड्स के पास है और डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये डेवलपर हमें अच्छी तरह से ट्रीट करेगा और हमें हमारा शेयर मिलेगा। तो इसके लिए द कंपनी व्हाट वी ओन इज वन ऑफ द top player in NCR market, very very big emerging market, and the player what we own is a very very big partner in terms of availability and access to capital, and has a tremendous trust in minds of the actual customers in that NCR market. So I think it has all the ingredients in place, and हमें लग रहा है कि this company will continue to do well over next 2 to 3 years. राइट, ये तो हो गई रियल एस्टेट की बात। मैं देख रहा हूँ कि एक टाइम पे तो आप काफ़ी अर्ली थे स्पेशलिटी केमिकल थीम को स्पॉट करने में, फिर आपने उस पर अंडरवेट चले गए। अब मैं देख रहा हूँ कुछ नाम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं स्पेशलिटी केम में, और इनफैक्ट अगर मैं इसके साथ अभी लेटेस्ट नंबर्स देखूँ, मंथली नंबर्स भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपको लगता है वो बॉटम हो गया है स्पेस, उसमें थोड़ा चेरी पिकिंग शुरू कर देनी चाहिए? एज यू राइटली यूज द वर्ड अजय, चेरी पिकिंग करना चाहिए। लेकिन जनरली सेक्टर अभी भी थोड़ा हेडविंड्स आर कंटिन्यूइंग, डिमांड ग्रोथ इज स्टिल एज चैलेंज, इन्वेंटरी डीस्टॉकिंग is still continuing, and the prices of the most chemicals are still under pressure. The worst is over probably, but the good days are not yet back. So हमारी ये स्ट्रेटेजी कि हम अभी इसको एकदम बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा, एंड फ्रॉम देयर बेसिकली वी टू आइडेंटिफाई 1 or 2 नेम्स जो हमें लग रहा है कि जिसकी वर्स्ट साइकिल इज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, एंड फ्रॉम नाउ ऑन इट विल रिपोर्ट बेटर नंबर। सो बट यू टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक इन स्पेशलिटी केमिकल स्पेस। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा सीवी फाइनेंसियर है, इनफैक्ट साउथ के मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी,
और बिगेस्ट सीवी फाइनेंसियर है। अभी अर्ली सेंस ये आ रहा है कि शायद सेकेंड हाफ से, हमने अशोक लेलैंड से बात की थी, सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर से शायद सीवी साइकिल पलटने लगेगा। तो क्या आप सीवी प्लेयर्स को खेलना चाहेंगे, जो बड़े सीवी प्लेयर्स हैं, या आपको लगता है वो उचित होगा कि सीवी फाइनेंसियर्स के द्वारा खेला जाए? नहीं, मुझे लग रहा है कि कॉमर्शियल व्हीकल साइकिल इज नॉट गोइंग टू बी दैट स्ट्रॉन्ग फॉर नेक्स्ट 12 to 18 to 24 months. Therefore, I think it is better to own the financer rather than the commercial vehicle OEM की जगह पे financial लेना चाहिए, जो सिर्फ एक सेगमेंट में ना हो बट मल्टीपल सेगमेंट्स में हो. सो द कंपनी, द एनबीएफसी व्हाट वी ओन इन अवर पोर्टफोलियो, उसके पास मल्टीपल पोर्टफोलियो है. सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग नहीं है, कॉमर्शियल व्हीकल भी है, पैसेंजर व्हीकल भी है, ट्रैक्टर भी है, हाउसिंग भी है, डिजिटल फाइनेंसिंग भी है. एंड द ग्रुप इज एक्सपांडेड सिग्निफिकेंटली to meet the new world, the digital world. In fact, they've acquired a very large company a few years back and making a significant foray into digital side of the business. So I think it is a combo play. We would not like to play at this point pure commercial vehicle play, because I think cycle is going to be under stress, at least in the short term. पॉइंट। राजेश, आप बैंक्स को कैसे देखते हैं? एनबीएफसी की तो बात हमने कर ली। मैं देख रहा हूँ, एक तो आपके पास देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आपके पास टॉप 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, एक्चुअली पब्लिक सेक्टर बैंक भी सबसे बड़ा है। आप इसमें डाउन द मार्केट कैप कर्व नहीं गए बैंक्स में, ऐसा क्यों? बैंक्स में बेसिकली जब भी हम बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं तो 5 बकेट्स होते हैं: प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजमेंट, एंड लास्ट पर अदर्स, जैसे कि एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, platform companies. So that's what how we look at the entire finance space. And we have a few very unique names. The largest player in commercial vehicle financing, the largest vehicle in largest player in second-hand commercial vehicle financing. Not the CV, but the second-hand commercial vehicle financing. Largest player in gold financing, largest player in unsecured loan financing. Apart from holding few large banks, as well as holding few PSU banks. So if you look at my portfolio, it may not be reflected in the top 10 or top 20, but since we have a fairly diversified portfolio, we do own small PSU banks as well in our portfolio. So we are holding across multiple names in this entire banking and finance. राइट। आपको जाने दो उससे पहले एक सवाल, मिड कैप स्मॉल कैप पर वैल्यूएशंस को लेके काफ़ी चिंताएं बन रही हैं। आपको लगता है कि एक सिरे से उसको वैल्यूएशन पे कमेंट करना उचित नहीं है, केस टू केस देखना पड़ेगा? और नेक्स्ट 12 से 14 महीने के लिए अपना व्यू देके जाएं आप एक बार मार्केट्स पे। Market view, last 3 months say we are saying one important point, that be bullish but be prudent. मीन्स गाड़ी चलानी है लेकिन सीट बेल्ट ऑन रखना जरूरी है. तो हमें लग रहा है कि अगर आप 2023 का साल देखेंगे तो एवरीथिंग इज मूव्ड अप. गुड, बैड, अगली, पुअर क्वालिटी, वेरी बैड क्वालिटी, एक्चुअली दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल. जो जितनी क्वालिटी खराब थी उतना स्टॉक ज्यादा बढ़ गया. तो ये तो कंटिन्यू हो नहीं सकता है. सो इन्वेस्टर्स दिस ईयर हैव टू बी प्रूडेंट. मींस तेजी बरकरार है लेकिन अच्छी कंपनीज, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी गवर्नेंस, good quality with good growth. सिर्फ good quality is not suffice. Good quality with good growth and at reasonable valuation. This is the combination which will continue to work. तो हमें लग रहा है कि probably this is a year of stock picking. Stock pickers will do very well. अगले 12-18 महीने में market will also do reasonably good, but it will not, probably it may not go up like what we have seen in last 12-18 months, correct? So it will be, the returns are going to be a little bit moderate compared to last 2 years. And therefore, there are many pockets, Ajay, where we are seeing significant opportunities, which can deliver very high returns compared to the market returns. So I think those are the sector, like for example, capital goods is one sector. We are holding very big names in this sector. These companies are doing extremely well. Their demand drivers probably, be it a data center, be it a smart grid, be it a automation, all these are new drivers. तो यहाँ पे क्या है कि आपका अर्निंग्स ग्रोथ है वो 12-14% नहीं आएगा. यहाँ पे आपका अर्निंग्स ग्रोथ 25-30-35-40% तक आपका अर्निंग्स ग्रोथ आएगा. So these are the companies which, for example, what we are betting on from a portfolio perspective. And likewise for every sector, auto ancillaries, we believe there is a lot of things which are happening in auto ancillary sector. The vehicles, and the companies which are getting benefit of electrification of the vehicle.
I'm not saying EV battery, electrification of the vehicle means more content, more safety, more camera, more sensors. So they are going to be tremendously benefiting from this new trend. From last 2 years, they are benefiting and it will continue to do so. Correct? Consumer discretionary space, which will do extremely well. जब भी रियल एस्टेट की डिलीवरी स्टार्ट होएगी, so there are many companies building material related ancillaries. They will see 20-30% growth, which they have not seen in last 3 years. So I think that cycle will also pick up. Pharma sector, CDMO players, they will do extremely well. We have bought many new pharma companies in our last 3 months in our portfolio, and we have increasing weightage in pharmaceutical sector. I think these companies are now rightly positioned for the growth because अगर आप देखेंगे यूएस में तो CDMO related spend was reducing post COVID. Now that is going to reverse from now on. So I think next 2-3 years are going to be very good for CDMO player. Contract research segment में जो cater companies जो cater करती है, those companies will do very well. So I think there are many pockets of the opportunity within the market, and I think you need to be very, very selective, be diligent, be prudent, and keep making wealth for the long term. राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए अजय भाई। बहुत सारी बातें हमने शेयर की हमें व्यूअर्स को सोचने के लिए। आपके साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद.